21 फरवरी 2023 हांगकांग की एक 28 साल की मॉडल अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करने के लिए घर से निकलती है। उसके लिए ये किसी और दिन जैसा ही था। कुछ ही घंटे बाद उसे वापस घर लौटकर आना था, लेकिन उस दिन वो कभी घर नहीं लौटी। शुरुआत में सबको लगा कि शायद किसी जरूरी काम में फंस गई होगी, लेकिन जैसे जैसे शाम रात में बदलने लगी, उसका फोन स्विच्ड ऑफ मिलने लगा और जब उसका कोई पता नहीं चला तो कुछ ही घंटों में एक मामूली सी चिंता पूरे परिवार की सबसे बड़ी बेचैनी बन चुका था। और आने वाले दिनों में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक एक करके ऐसे राज खोलने वाली थी जिसने पूरे हांगकांग को हिलाकर रख दिया। ऐसा नहीं था कि ये केस सिर्फ अपनी ब्रूटलिटी की वजह से सुर्खियों में आया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि शक की सुई बार बार उन्हीं लोगों की तरफ घूम रही थी जिन पर कभी उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। और उस मॉडल का नाम था एबी चॉय। दुनिया भर में कई ऐसे क्राइम्स हुए हैं जिनमें हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन एबी चॉय का केस इसलिए अलग बन गया क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए सर्कमस्टेंसेस ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी बाहर से बेहद सक्सेसफुल और खुश दिखाई देती थी, लेकिन देखते ही देखते ऐसी साजिश का हिस्सा कैसे बन गई, इसका जवाब समझने के लिए हमें उस दिन से नहीं बल्कि एबी की जिंदगी के शुरुआत से शुरू करनी होगी। तो एबी चॉय का जन्म 15 जुलाई 1994 को हांगकांग के एक ऑर्डिनरी फैमिली में हुआ था। वैसे तो उनके अर्ली लाइफ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उनके पैदा होने के कुछ समय बाद उनकी मां चेंगियन फा ने उनके बायोलॉजिकल फादर को डिवोर्स देकर चोई सान से शादी कर ली थी, और बाद में चोई की मां और उसके स्टेप फादर ने मेनलैंड चाइना में कंस्ट्रक्शन और माइनिंग का बिजनेस करके खूब पैसा कमाया था। चोई ने अपनी स्टडीज पूरी करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने का फैसला करती है। उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर की और बहुत कम समय में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग पहचान बना ली, और इसके बाद वो प्रोफेशनली मॉडलिंग फील्ड में उतर गईं। देखते ही देखते एबी चॉय ने फैशन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना ली। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स थे और धीरे धीरे वो हांगकांग के हाई प्रोफाइल सोशल सर्कल का भी जाना पहचाना चेहरा बन गईं। बड़े बड़े फैशन इवेंट्स में उनकी मौजूदगी दिखाई देने लगी। लग्जरी फैशन ब्रांड्स और नामी फैशन मैगजीन्स में फीचर होना भी उनके करियर का हिस्सा बन गया। एबी चॉय की जिंदगी किसी सपने जैसी थी। बाहर से देखने पर एबी चॉय की जिंदगी बेहद सक्सेसफुल नजर आती थी, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी सिर्फ फैशन, फेम और लग्जरी तक सीमित नहीं थी। उन्हें जानने वाले लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद करते हैं जो अपने परिवार, खासकर अपने बच्चों के लिए हमेशा मौजूद रहती थीं। कैमरों की चमक दमक से दूर उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा उनके लिए उनका परिवार था। मगर उनके पर्सनल लाइफ में भी कई ऐसे रिश्ते थे जो आगे चलकर इस पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा बनने वाले थे। साल 2012 में जब एबी 18 साल की थीं, तब उनकी मुलाकात एलेक्स क्वोंग नाम के एक लड़के से होती है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि कुछ ही समय बाद ही शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों अपनी नई जिंदगी में खुश थे। इन दोनों की जिंदगी स्मूथली आगे बढ़ती रहती है और समय के साथ एलेक्स और एबी के 2 बच्चे होते हैं। इस दौरान एबी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को संभालने की कोशिश करती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शादी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद अपने करियर को उसी पेस से आगे बढ़ाना आसान नहीं होता, लेकिन एबी ने अपने मॉडलिंग करियर पर भी पूरा ध्यान दिया था। वो अपनी मेहनत और लगातार काम के दम पर वो मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान को और ज्यादा मजबूत करती चली गईं। लेकिन कैमराज और फैशन इवेंट्स की इस चमक के पीछे एबी की पर्सनल लाइफ उतनी सिंपल नहीं थी जितनी कि बाहर से नजर आती थी। शादी के कुछ साल बाद एबी और एलेक्स के रिश्ते में टेंशन बढ़ने लगी। आखिरकार दोनों ने अलग होने का फैसला किया और उनका डिवोर्स हो गया। लेकिन तलाक के बाद भी उनकी जिंदगी पूरी तरह अलग नहीं हुई। बच्चों की वजह से एबी का अपने एक्स हस्बैंड और उसके परिवार से कांटेक्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इतना ही नहीं, डिवोर्स के बाद भी एबी उस फैमिली की फाइनेंशियली कई तरह से मदद करती रहीं। बच्चों और पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से दोनों फैमिलीज के बीच कनेक्शन अभी भी बना हुआ था। तलाक के बाद एबी की मुलाकात फेमस रेस्टोरेंट चेन तम जाई यूनन मिक्सियन के फाउंडर के बेटे क्रिस टैम फोंग छुन से होती है। दोनों के बीच दोस्ती हुई जो आगे चलकर रिश्ते में बदल जाती है, और 2016 में एबी और क्रिस टैम शादी के बंधन में बंध जाते हैं और इस शादी से भी उनके 2 बच्चे होते हैं। अब एबी 4 बच्चों की मां थी। बाहर से देखने पर की जिंदगी लगभग पूरी नजर आती थी, एक सक्सेसफुल करियर, खुशहाल परिवार और एक फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर। लेकिन एबी की इस सीमिंगली परफेक्ट जिंदगी के पीछे एक ऐसा डिस्प्यूट धीरे धीरे गहराता जा रहा था जो आगे चलकर एक हॉरिफिक क्राइम की वजह बनने वाला था,
जिसके बारे में किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। दूसरी शादी के बाद भी एब्बी ने अपने एक्स हस्बैंड से हुए दोनों बच्चों का ख्याल रखना नहीं छोड़ा था। इतना ही नहीं, वो अपने पहले ससुराल वालों की भी कई तरह से मदद करती थीं। उन्होंने हांगकांग के एक एक्सपेंसिव एरिया में 1820 स्क्वायर फीट का एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था ताकि उनके पहले पति का परिवार वहां रह सके। बच्चों की परवरिश के लिए वो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती थी। इतना ही नहीं, एबी ने अपने एक्स हस्बैंड के भाई एंथनी क्वांग को अपना पर्सनल ड्राइवर भी रख लिया था। इसके बदले वो उसे अच्छी खासी सैलरी दिया करती थी। और आगे चलकर यही बात इस पूरी कहानी में एक बड़ा कनेक्शन बनने वाला था, क्योंकि 21 फरवरी 2023 को एब्बी आखिरी बार उसी कार में बैठी हुई देखी गई थी जिसे एंथनी क्वांग चला रहा था। उसके बाद से ही एब्बी चोई का कोई पता नहीं चल रहा था। 21 फरवरी 2023 उस सुबह एब्बी चोई अपने डेली चोर्स में बिजी थीं। दोपहर में उन्हें अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करना था। परिवार के लिए यह कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना और वापस लाना अक्सर एबी खुद ही किया करती थीं। इसलिए किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उनका अचानक गायब हो जाना पूरे परिवार की सबसे बड़ी चिंता बन जाएगा। दोपहर बीतने लगी, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। एक एक करके सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जा चुके थे, लेकिन एबी वहां नहीं पहुंची। पहले तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि शायद किसी जरूरी काम में फंस गई होंगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चिंता बढ़ने लगी। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा था। फाइनली स्कूल ने एबी के पति क्रिस टैम से कांटेक्ट किया। वो तुरंत स्कूल पहुंचे और बच्चों को अपने साथ घर ले गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था, एबी आखिर थीं कहां? उनका फोन कॉन्स्टेंटली स्विच्ड ऑफ आ रहा था। फैमिली ने एबी को हर जगह कांटेक्ट करने की कोशिश की। रिलेटिव्स और जानने वालों से पूछा गया, लेकिन किसी के पास भी एबी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जिन लोगों से बात की गई, सबका जवाब लगभग एक ही था, किसी ने उसे नहीं देखा था। कुछ घंटे बीतते बीतते एक सिंपल सा कंसर्न अब गहरी बेचैनी में बदल चुका था। जब एबी का कोई पता नहीं चला, तो आखिरकार फैमिली ने पुलिस से कांटेक्ट किया और उनकी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये किसी आम इंसान के डिसअपियरेंस का मामला नहीं था। एब्बी हांगकांग की जानी मानी मॉडल और शहर के इन्फ्लुएंशियल सोशल सर्कल का हिस्सा थीं। इसलिए पुलिस ने भी इस मैटर को सीरियसली लिया और बिना समय गवाए जांच शुरू कर दी। शुरू में पुलिस ने वही किया जो किसी भी गुमशुदगी के केस में किया जाता है। एबी के परिवार और करीबी लोगों से पूछताछ की गई, उनके रीसेंट एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन जुटाई गई और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरी बार उनसे किसने बात की थी, वो कहाँ जाने वाली थीं और दिन भर का उनका प्लान क्या था। साथ ही पुलिस ने शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एबी की लास्ट कंफर्म्ड फुटेज मिली। उस फुटेज में वो सफेद रंग की शर्ट, सफेद पैंट और सफेद स्लीपर पहने दिखाई दे रही थी। उनके हाथ में पर्पल कलर का एक हैंडबैग भी था। यही वो आखिरी तस्वीर थी जिसमें एबी जिंदा दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके बाद जैसे एब्बी अचानक हवा में गायब हो गई हो। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर उनके पॉसिबल रूट्स को खंगालना शुरू किया। अलग अलग कैमरों की रिकॉर्डिंग्स को टाइमलाइन के हिसाब से जोड़ा गया ताकि ये पता चल सके कि एब्बी को आखिरी बार कहां और कब देखा गया था। लेकिन शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे उनके ठिकाने का पता चल सके। समय लगातार निकलता जा रहा था। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा भी, लेकिन एबी चॉय का कोई पता नहीं चला। अब तक ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस था, लेकिन पुलिस के लिए कुछ बातें नॉर्मल नहीं थीं। एबी अचानक बिना किसी नोटिस के गायब होने वाली इंसान नहीं थी। उनके फैमिली और फ्रेंड्स के मुताबिक वो अपने बच्चों और परिवार के लगातार कांटेक्ट में रहती थी। अगर किसी वजह से उन्हें देर होती तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन जरूर देती थी। ऐसे में उनका फोन स्विच्ड ऑफ होना और किसी से कांटेक्ट ना हो पाना पुलिस को नॉर्मल तो नहीं लग रहा था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो पुलिस ने उन लोगों पर भी ध्यान देना शुरू किया जो एबी के सबसे करीब थे। उनके एक्स पति एलेक्स क्वांग से पूछताछ की गई। साथ ही उसके भाई एंथनी क्वांग और फैमिली के दूसरे मेंबर्स से भी क्वेश्चनिंग की गई, मगर उस वक्त किसी को सस्पेक्ट नहीं माना गया था। पुलिस सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही थी कि एबी की लास्ट मूवमेंट के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास हो सकती है। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में किसी के अगेंस्ट ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिसके बेसिस पर कोई एक्शन लिया जा सके। सारे लोगों ने अपने अपने बयान दिए और फिलहाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखा। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग टीम्स की रिपोर्ट्स एक जगह इकट्ठी होने लगी तो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदलना शुरू हो गया। पुलिस जिन लोगों से पूछताछ कर रही थी, जब उनके स्टेटमेंट्स आपस में मिलाए गए तो कुछ बातें मैच नहीं कर रही थीं। स्पेशली एबी के एक्स हस्बैंड के परिवार के कुछ लोगों के स्टेटमेंट एक दूसरे से अलग थे। इनिशियली पुलिस ने इसे सिर्फ याददाश्त की गलती समझा, लेकिन दोबारा पूछताछ में जब उनके जवाब फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए तो ऑफिसर्स को शक होने लगा कि शायद कोई कुछ छिपा रहा है। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अलर्ट हो चुके थे।
फिर भी पुलिस ने जल्दबाजी नहीं की। सिर्फ शक के आधार पर किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, इसलिए क्वेश्चनिंग के बाद उन्हें जाने दिया गया। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़ा दिया ताकि उन लोगों के अगेंस्ट सॉलिड एविडेंस कलेक्ट कर सके। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस और उन लोगों की मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। मीनवाइल इन्वेस्टिगेटर्स को एक क्रूशल टिप मिलता है। पता चला कि एबी के एक्स हस्बैंड की फैमिली को पिछले कुछ दिनों से टाइपो इलाके के एक सुनसान गांव में बार बार आते जाते देखा गया है। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन पहली नजर में मामूली लग सकता था, लेकिन जब इसे बाकी फैक्ट्स के साथ मिलाकर देखा गया तो पुलिस ने डिसाइड किया कि वो उस जगह को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि पुलिस का यही डिसीजन इस पूरे केस का डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल देगा। पुलिस को मिले उस इन्फॉर्मेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन का पूरा फोकस अब ताइपो एरिया के एक किराए के घर पर आ गया था। अब रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि ये घर इंसिडेंट से कुछ ही वक्त पहले रेंट पर लिया गया था, और वहां आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में वहां कुछ लोगों के मूवमेंट को तो देखा गया है, लेकिन घर में कोई रेगुलरली रहता हुआ दिखाई नहीं देता है। शुरू में पुलिस के पास इस घर के अगेंस्ट कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, लेकिन एबी चॉय 2 दिनों से मिसिंग थीं, और उनके एक्स हस्बैंड के परिवार के दिए गए स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शन तो पहले ही सामने आ चुका था, और अब इस घर का सुराग भी मिल गया था। ऐसे में अथॉरिटीज ने फैसला किया कि वो इस जगह की अच्छे से तलाशी लेंगे। इसलिए 24 फरवरी 2023 को पुलिस उस घर तक पहुंची तो बाहर से देखने पर घर काफी ऑर्डिनरी लग रहा था। आसपास का इलाका भी शहर की भीड़-भाड़ से अलग और शांत था। पहली नजर में ऐसा कुछ नहीं था जो किसी बड़े क्राइम की ओर इशारा करे, लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई उन्हें कुछ बातें काफी अनयूजुअल और अजीब लगने लगीं। क्योंकि जिस तरह बताया गया था कि पिछले कुछ दिनों से लोग इस घर में आ जा रहे थे, मगर घर की हालत कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। जगह जगह धूल जमी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई महीनों से नहीं आया था, और अगर ऐसा था तो फिर पिछले कुछ दिनों में उस घर पर इतनी एक्टिविटी क्यों हो रही थी? यही सवाल अब पुलिस को हर कमरे की बारीकी से तलाशी लेने के लिए मजबूर कर रहा था। अब एक एक कमरा देखा जाने लगा, और कुछ ही देर बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की नजर उन चीजों पर पड़ी जिन्होंने उनके शक को और गहरा कर दिया। घर के अंदर एक बड़ा सा मीट ग्राइंडर था, उसके अलावा एक इलेक्ट्रिक आरी, बड़े बड़े बर्तन, एक भारी हथौड़ा, फेस शील्ड और काले रंग का रेनकोट भी मिला। ये सब चीज एक साथ देखकर साफ लग रहा था कि ये कोई टिपिकल हाउस होल्ड आइटम तो नहीं था जो कॉमनली घरों में मिलता है। पुलिस अभी इन सामानों का मतलब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उनकी नजर एक और चीज पर पड़ी, एक पर्पल कलर का हैंडबैग। और ये वही बैग था जो एबी चॉय के हाथ में आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया था। अब तक जो मामला सिर्फ शक और सर्कमस्टेंस पर टिका था, वो धीरे धीरे कॉन्क्रीट एविडेंस की ओर बढ़ने लगा। अब घर की तलाशी और थरली ली गई। इसी दौरान पुलिस किचन तक पहुंचती है। वहां एक बड़ा सा सूप पॉट रखा हुआ था। पहली नजर में ये किसी नॉर्मल किचन का हिस्सा लग सकता है, लेकिन अब तक घर से रिकवर हुई दूसरी चीजों को देखते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स किसी भी चीज को नॉर्मल मानने की पोजीशन में तो नहीं थे। इसके बाद उन्होंने घर में रखा बड़े से रेफ्रिजरेटर को खोला। अंदर का सीन देखकर मौके पर मौजूद ऑफिसर्स भी कुछ देर के लिए सन्न रह गए। फ्रिज के अंदर इंसानी शरीर के कुछ रिमेन्स मिले। घर से मिले दूसरे सस्पिशियस एविडेंस के साथ इन रिमेन्स को तुरंत फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया, और उसी सेकंड ये क्लियर हो गया कि एबी चॉय की डिसअपीयरेंस का मामला अब ऑफिशियली हत्या की इन्वेस्टिगेशन में बदल चुका है। घर को इमीडिएटली सील कर दिया गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, क्राइम सीन यूनिट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की अलग अलग टीम्स मौके पर बुला ली गई। पूरे घर की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई ताकि यह समझा जा सके कि वहां क्या हुआ था और क्राइम को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने की कितनी कोशिश की गई है। दूसरी तरफ पुलिस ने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जिन पर अब सबसे ज्यादा शक था, लेकिन तभी पता चला कि पूछताछ के बाद उनमें से कुछ अपने यूजुअल लोकेशंस पर नहीं थे। इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ कि शायद उन्हें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का अंदाजा हो चुका है। हांगकांग पुलिस ने तुरंत उनकी तलाश तेज कर दी और बॉर्डर एरियाज पर भी सर्वेलेंस बढ़ा दिया। कुछ ही समय बाद एबी के फॉर्मर फादर इन लॉ क्वांग काओ, ब्रदर इन लॉ एंथनी क्वांग और फॉर्मर मदर इन लॉ जेनी ली को कस्टडी में ले लिया गया। वहीं एबी के फॉर्मर हस्बैंड एलेक्स क्वांग की तलाश अभी भी जारी थी। पुलिस के अकॉर्डिंग एलेक्स शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कुछ और लोगों को भी अरेस्ट किया गया जिन पर आरोप था कि उन्होंने मास्टरमाइंड की मदद की या इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। अब लगभग पूरा परिवार पुलिस कस्टडी में था, लेकिन सवाल अभी भी वही था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस लड़की ने डिवोर्स के बाद भी अपने एक्स हस्बैंड के परिवार की फाइनेंशियली हेल्प करना नहीं छोड़ा था, उसी के अगेंस्ट इतनी भयानक साजिश रचने का आरोप उन्हीं लोगों पर लगा। इसका जवाब खोजने के लिए पुलिस ने बैंक रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और एग्जिट के स्टेटमेंट्स को खंगालना शुरू किया। तो धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी।
इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि मामला सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट का नहीं था, इसके पीछे करोड़ों की एक प्रॉपर्टी भी थी। अब पुलिस को शक था कि एबी की हत्या किसी अचानक हुए झगड़े का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। लेकिन आखिर उस प्लान की वजह क्या थी? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी तक आ पहुंची जो आगे चलकर इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट लिंक बनने वाला था। ये केस एक लग्जरी अपार्टमेंट से रिलेटेड था। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग साल 2019 में एबी चॉय ने अपने पहले पति से हुए दोनों बच्चों के रहने और उनकी देखभाल को ध्यान में रखते हुए हांगकांग के एक एक्सपेंसिव एरिया में 1820 स्क्वायर फीट का एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था। उस समय इस प्रॉपर्टी को एबी के फॉर्मर ससुर क्वांग काओ के नाम पर रजिस्टर कराया गया था और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा टैक्स और प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से किया गया था। लेकिन इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पैसा एबी ने ही दिया था और इसी अपार्टमेंट में एबी का एक्स हस्बैंड एलेक्स क्वांग और उसका परिवार रह रहा था। तलाक के बाद भी एबी ने न सिर्फ उन्हें वहां रहने दिया, बल्कि बच्चों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती रही। बाहर से देखने पर यह एक ऐसे इंसान की इमेज थी जो अपने पुराने रिश्तों को खराब करने के बजाय उसे रिस्पॉन्सिबली निभाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पुलिस का कहना था कि यही अरेंजमेंट आगे चलकर एक सीरियस डिस्प्यूट की वजह बन गया। 2023 की शुरू में एबी ने फैसला किया कि वो इस लग्जरी अपार्टमेंट को बेच देंगी। हालांकि उनका इंटेंशन अपने एक्स पति के परिवार को घर से निकालना नहीं था। प्लान ये था कि इस अपार्टमेंट को बेचने के बाद एक दूसरा कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव घर खरीदा जाए ताकि परिवार वहां आराम से रह सके। लेकिन एबी का ये फैसला उन लोगों को मंजूर नहीं था। खासकर उनके पहले पति ने इसका विरोध किया। अब जिस प्रॉपर्टी की कीमत टाइम के साथ काफी बढ़ गई थी, उसे बेचने का एबी का फैसला उनके एक्स हस्बैंड की फैमिली को पसंद नहीं आया और यहीं से उनके बीच टेंशन बढ़ने लगी। ये मैटर तब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब अपार्टमेंट को बेचने का लीगल प्रोसेस शुरू हुआ। क्योंकि प्रॉपर्टी एबी के फॉर्मर फादर इन लॉ के नाम पर थी, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए उनका कंसेंट जरूरी था। लेकिन उन्होंने इस प्रोसेस में कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया। यहीं से प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा डिसएग्रीमेंट और सीरियस होता गया। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि हांगकांग के कानून के तहत अगर कोई ये साबित कर दे कि प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे उसी ने दिए थे, तो सिर्फ किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर होने से पैसे देने वाले का हक उस प्रॉपर्टी से पूरी तरह खत्म नहीं होता। और इसी लीगल एडवाइस के बाद एबी ने अपार्टमेंट बेचने के प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। यहीं से तो डिस्प्यूट और ज्यादा एस्केलेट हो गया। उन लोगों को डर था कि अगर अपार्टमेंट बिक गया तो उनके पास मौजूद एक बड़ा फाइनेंशियल एसेट उनके हाथ से निकल जाएगा। इसी टेंशन के बीच उस फैमिली के लोगों ने एबी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। मकसद था कि अपार्टमेंट बिकने से पहले ही एबी को खत्म कर दिया जाए। इसी प्लान के तहत जब एबी उस दिन अपने पर्सनल ड्राइवर एंथनी क्वांग के साथ अपनी बेटी को पिकअप करने के लिए निकली, तो रास्ते में एक टनल के पास एंथनी ने कार रोक दी। गाड़ी रुकते ही एबी का एक्स हस्बैंड एलेक्स क्वांग उसमें आकर बैठ गया। जब एबी ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है, तो एलेक्स ने कहा कि उसे बस थोड़ी दूर जाना है। ये सुनकर एबी ने उसे अपनी कार में बैठने दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी कहानी को बदल दिया। कार में बैठने के बाद एंथनी और एलेक्स ने मिलकर एबी की हत्या कर दी। इसके बाद वो उनकी बॉडी को उस गांव वाले घर में ले गए जिसे कुछ ही दिन पहले किराए पर लिया गया था। यहां लाकर ये लोग मीट कटर और इलेक्ट्रिक सॉ से एबी की बॉडी को छिपाने के लिए उसे टुकड़ों में काटते हैं और ग्राइंडर में पीसकर बड़े से बर्तन में डालकर कुछ रिमेन्स का सूप बनाते हैं, जबकि बाकी बचे रिमेन्स को फ्रिज में डाल देते हैं। इन लोगों का प्लान था कि एबी की लाश को इस तरह ठिकाने लगाया जाए कि कोई सबूत न बचे। खैर 24 फरवरी 2023 को उसके डिसअपीयरेंस के 3 दिन बाद 28 साल की एबी चॉय की बिना सिर की लाश और बॉडी के रिमेन्स हांगकांग के ताइपो गांव के एक घर में मिली। उसका स्कल और कुछ रिब्स एक बर्तन में मिला। घर की किचन में मिले बड़े सूप पॉट की फोरेंसिक एग्जामिनेशन में भी ह्यूमन टिश्यू रिमेन्स पाए गए। यहीं से ये मामला हांगकांग से निकलकर दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में आ गया। एबी चॉय की हत्या के सिलसिले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें उनके फॉर्मर हस्बैंड, फॉर्मर ब्रदर इन लॉ, फॉर्मर पेरेंट्स इन लॉ, उनके फॉर्मर फादर इन लॉ की अलेज्ड मिस्ट्रेस और उनके फॉर्मर हस्बैंड के 2 दोस्त इन्वॉल्व थे। कुछ ही समय पहले तक एबी इंटरनेशनल फैशन मैगजीन्स के कवर्स पर दिखाई दे रही थीं। अब वही नाम पूरी दुनिया में एक हॉरिफिक क्राइम की विक्टिम के तौर पर जाना जा रहा था। उनकी लास्ट पब्लिक अपीयरेंसेस में से एक लॉफिशियल मोनाको का डिजिटल कवर था। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों बाद उनकी कहानी इतनी दर्दनाक वजह से याद की जाएगी। अक्सर मेजर क्राइम्स अचानक नहीं होते, उनके पीछे छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट्स, टूटता भरोसा और एंडलेस लालच जो धीरे धीरे इंसान से उसकी एम्पैथी छीन लेता है। एबी की कहानी में भी कुछ ऐसी ही थी। सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर में सफलता हासिल की,
अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाई और डिवोर्स के बाद भी अपने पुराने रिश्तों का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जिन रिश्तों को वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर निभाती रहीं, आखिर वही रिश्ते उनकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। इस कहानी का सबसे ट्रैजिक एस्पेक्ट सिर्फ ये नहीं है कि एबी के साथ क्या हुआ, बल्कि ये है कि उस दिन वो किसी अनजान इंसान से मिलने नहीं निकली थी। वो उन्हीं लोगों के साथ थी जिन्हें वो सालों से जानती थी और जिन पर कभी सबसे ज्यादा भरोसा किया था। शायद यही वजह है कि एबी चॉय का मामला आज भी लोगों के जहन में है। इसकी ब्रूटैलिटी जितनी हॉरिफाइंग थी, उससे कहीं ज्यादा टेरिफाइंग बात यह थी कि ये सब उन रिश्तों के बीच हुआ जिन्हें हम आम तौर पर अपना या परिवार समझते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच है। कभी कभी खतरा बाहर से नहीं आता, वो वहीं से आता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है।